ओके, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आपको सब पता है मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। सो आज टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में या फिर इस सेशन में वो हमारा होने वाला है एक डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में, या कह सकते हैं कि हमारा एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट ही हमारा वो होगा और वो हमारा है बिजनेस स्टडीज़। ठीक है। सो जो बच्चे सीबीएसई वाले हैं वो इस बात से कंफ्यूज ना हो कि हमारा तो बिजनेस स्टडीज़ अलग है और आईएससी वालों का बिजनेस स्टडीज़ अलग है। एकदम टेंशन ना ले। जो आपका जो बिजनेस स्टडीज़ है वो आईएससी बच्चों का कॉमर्स है, लेकिन जो आईएससी बच्चों का जो बिजनेस स्टडीज़ है वो टोटली डिफरेंट है आप लोग के बिजनेस स्टडीज़ से। तो जो लोग भी सीबीएसई वाले बच्चे यहाँ पर है वो प्लीज़ जाके मेरे कॉमर्स वीडियो को रेफर करें। आईएससी का दोनों सेम एक्जैक्टली, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। और जो आईएससी बच्चे हैं वो हमारे कॉमर्स को नॉर्मल इन्जॉय करें। सो हमारा कह सकते हैं कि जो बिजनेस स्टडीज़ है ये इक्विवेलेंट या इक्वल इंपॉर्टेंस वाला हमारा पेपर है। जैसे कि अकाउंटेंसी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कोई भी उठा के देख लीजिए। हालांकि लिटरेचर पास होना कंपलसरी है, इसको एज ए एडिशनल तो है, हमारा फिफ्थ हमारा ऑप्शनल तो है, लेकिन आप अगर इसमें भी अगर अच्छा स्कोर करते हो, इवन कि अकाउंटेंसी से अच्छा स्कोर करते हो, तो मेन पेपर या फिर मेन मार्क्स काउंट करते वक्त ये पेपर का मार्क्स पूरा ऐड होगा। ठीक है। और मैं तो बोल रहा हूँ कॉमर्स के बच्चों को जिनको आगे जाके कमर्शियल वर्ल्ड में अपना ज़िंदगी बिताना है, उन सभी के लिए बता दूं कि पेपर ये तुम्हारा जो है बिजनेस स्टडीज़ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स भी है लेकिन बीएससी में हमारा इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने क्लास 11 पढ़ा है इस सब्जेक्ट को अच्छा बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्लास 12 में इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। और कुछ थॉट्स है, कुछ चीज़ें जो हैं बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट के, हमारे 5वें सब्जेक्ट के कुछ नॉलेज और थॉट्स चले आते हैं हमारे 4th सब्जेक्ट यानी कॉमर्स से चले आते हैं। मैं कॉमर्स भी ऐसे पढ़ाता हूँ कि जो कुछ नॉलेज हमें ज़रूरत है बिजनेस स्टडीज़ में वो बच्चों को वहाँ से मिल जाए और हमारे मिक्स चला है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊँगा। टॉपिक आज का हमारा है बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर हमारा, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो हमारे बिजनेस स्टडी में 3-4 सेक्शन आपको मिल जाएंगे। सेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैं 20 या 25 जो चैप्टर हमें दिए गए हैं अगर मैं सबको डिवाइड करूँ कैटेगरीज वाइज तो हमें 4 या 5 कैटेगरी मिलेंगे। आई गेस 3 या 4 कैटेगरी मिलेंगे। मैंने बुक्स देखा नहीं, नया बुक मैंने देखा नहीं अब तक। तो नए बुक में अगर देखा जाए तो बिजनेस स्टडीज़ में 4 सेक्शन है जब तक मुझे याद है पूरा। एक हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके अंदर 10 से 12 चैप्टर हमारे हैं। फिर बिजनेस कम्युनिकेशन, फिर हमारा है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, इस तरीके से। तो यहाँ क्या होगा कि हम लोग जो है बिजनेस वर्ल्ड में इन 4 सेक्शंस में हम जानेंगे जो बिजनेस है कॉमर्स से उठकर थोड़ा सा और क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा है बिजनेस वर्ल्ड में जो जानने वाली बातें हैं। ठीक है। पहला जो हमें दिया हुआ है सेक्शन बिजनेस स्टडीज़ में वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंदर 10 से 12 चैप्टर है। तो अगर आप हर एक चैप्टर लाइन वाइज समझते जा रहे हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको चैप्टर अगला भी समझ में आएगा। लेकिन अगर आप पीछे कुछ चैप्टर स्किप करते हो, ध्यान में बोल रहा हूँ, स्किप करते हुए समझते अच्छे से नहीं हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज समझना आप लोग के लिए। एनीवे मैं तो हुई यहाँ पर समझाने के लिए। जो भी डाउट हो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सभी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। और मैं जो है ये क्लास ले रहा हूँ जेवियर स्कूल घमरिया के बिहाफ में, जो कि जमशेदपुर में है। स्टार्ट करते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो भी लोग कॉमर्स के बच्चे, कॉमर्स के स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, उन सभी को पता है कि जो हमारा मैनेजमेंट एक सेक्शन है पूरा का पूरा कॉमर्स में, वो बिजनेस ओवरऑल पूरे बिजनेस के मैनेजमेंट से कंसर्न है। मैनेजमेंट पूरे बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन से कंसर्न है। जो बच्चे कॉमर्स पढ़ के आए हैं उनको पता है कॉमर्स में मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल 2 चैप्टर क्यों ना हो कि मैनेजमेंट का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट नाम हमारा है। कभी हम लोग मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस ट्रीट करते हैं, कभी हम लोग मैनेजमेंट को एज एन एक्टिविटी ट्रीट करते हैं, कभी हम मैनेजमेंट को एज डिसिप्लिन और कभी ग्रुप ट्रीट करते हैं। तो एज अ प्रोसेस समझाते हैं मैंने वहाँ पे लिखा था कि मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन 5 फंक्शन अगर आपको मैं फिर से बताऊँ, प्लानिंग पहला, ऑर्गेनाइजिंग सेकेंड, और अगर थर्ड में जाऊँ स्टाफिंग, तो मैं कह सकता हूँ वो स्टाफिंग का एक ऑर्गेनाइज्ड नेम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग में करते क्या है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के रिसोर्स काम आते हैं, 2 तरह के रिसोर्स यूज़ होते हैं। एक तो हमारा होता है ह्यूमन रिसोर्स, एक हमारा होता है नॉन ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। ज़्यादा इसमें समझाऊंगा नहीं बिकॉज सबको पता है जितने भी लिविंग बींग्स हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो सभी हमारे ह्यूमन रिसोर्स ही हैं। इसके अंदर कुछ कैटेगराइजेशन नहीं होता कि ये है वो नहीं है। और इससे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को किसी और नाम से भी जानते हैं, उनका नाम है एक्टिव रिसोर्स। सेकेंड, अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन सभी रिसोर्सेज में से अगर मैं ह्यूमन को निकाल दूँ
जो बच जाता है सभी वो हमारा होता है नॉन ह्यूमन रिसोर्स, या उसे हम एक और नाम से भी पुकारते हैं जो हमारा है पैसिव रिसोर्स। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है जान लीजिएगा, अभी मैं HRM में नहीं आ रहा हूँ, जो मैनेजमेंट हमारा है वो ओवरऑल यानी कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने का एक्ट काम है, ये नाम है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट एक्टिविटीज़ और भी होते हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ में से ये एक्टिविटी भी है कि कम्बिनेशन या एक बैलेंस क्रिएट करता है हमारे एक्टिव रिसोर्स और हमारे पैसिव रिसोर्स के बीच में। लेकिन एक और जो मैनेजमेंट आगे जाके जो है अलग अलग अपने फंक्शंस के बेस पर, अपने मेन फंक्शंस के बेस पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल की फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, ऐसे करते 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 अलग। लेकिन एक डिपार्टमेंट मैनेजमेंट का ऐसा है जो शायद अगर मैं कहूँ इम्पॉर्टेंस, देखिए होता क्या है कि कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी चीज़ें सभी इंपॉर्टेंट हैं, अगर उसमें से कोई एक भी ना हो तो काम होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, तो शायद कोई बोलेगा हमारे हाथ इंपॉर्टेंट है, कोई शायद मुझे बोलेगा हमारे आँख इंपॉर्टेंट है, कोई मुझे बोलेगा हमारा ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन शायद इंपॉर्टेंट वर्ड थोड़ा गलत है, ठीक है, फंक्शन कौन से ज़्यादा करते हैं वो आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ठीक है अगर आपकी इंपॉर्टेंट आँख है तो मैं हाथों को निकाल देता हूँ आपकी बॉडी में से, काम चलेगा? देखिए समझ में आ रहा है, काम तो नहीं चलेगा। तो जिस ऑर्गन को आप बोलो कि लेस इंपॉर्टेंट है, अगर मैं उसे निकाल दूँ तब भी काम नहीं चलने वाला, मतलब उसका फंक्शन वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसका फंक्शनल रोल बहुत कम है। तो इसी बेस पर अगर मैं बताऊँ कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे होते हैं मैनेजमेंट के अंदर बेस्ड ऑन फंक्शन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सभी रोल प्ले करते हैं, मैं किसी को भी कम ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जिसका रोल सबसे एक्टिव है, ठीक है, और दिखता भी नहीं, इंटेंजिबल भी है, वो हमारा होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं। आप सोचिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि नॉन ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की जरूरत पड़ता है? नहीं, खरीदा लाया जैसे उसे मैं प्रोग्रामिंग करूँगा वैसे काम चलेगा। लेकिन जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ह्यूमंस इन्वॉल्व हमारे होते हैं, या कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर उन ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रहेंसिव टास्क होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमंस इन्वॉल्व है, ह्यूमन का ब्रेन, ह्यूमन का स्किल, जो कि सब एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, दिखते नहीं है, मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को एक अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पूरे ऑर्गेनाइजेशन या पूरे एंटरप्राइज के बेनिफिट के लगवाना जो होता है काम, वो हमारे होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हमारा काम होता है। तो जो भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे भी कल को फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट के फील्ड में एंटर करने वाले हैं, मैंने सुबह ही कहा, मैंने पहले क्लास जब मैंने कॉमर्स वाला क्लास जो रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने कह दिया था कि मैनेजमेंट आप चाहो चाहे ना चाहो, आपको एक मोमेंट ज़रूर आएगा कॉर्पोरेट वाले काम करने के ड्यूरेशन में कि आपको जो है आपको जो मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तो मैनेजमेंट में आप मैनेजमेंट और नॉन ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज कर सकते हो, आप मैनेजमेंट करते हुए ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज कर सकते हो फॉर एग्जांपल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम समझने वाले हैं कि जो ह्यूमन होता है उसे कैसे मैनेज करते हैं, इवन कि समझने के बाद जो लोग एम्प्लॉय भी क्यों ना हो उनको भी इससे बेनिफिट मिलेगा। कल को मान के चलिए जो हम किसी कहीं ऑर्गेनाइजेशन में गए काम करने के लिए, तो पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें कैसे ट्रीट करता है, ट्रीट कैसे करना चाहिए, या वो मैनेज कैसे करता है, तो हमें भी इसी से बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर पढ़ने वाले पर्सनालिटी पढ़ेंगे आगे जाके, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एनरिचमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मेथड्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो ध्यान दीजिएगा, इनको समझने के बाद आप एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स फॉर श्योर बन सकते हैं। जब आपको पता है कि टीचर कैसे बनते हैं, टीचर कैसे पढ़ाता है, आप समझ गए चीज़ों को, तो आप भी वैसे ही पढ़ोगे, नॉलेज बराबर ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक इस तरीके से कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है अपने ह्यूमन रिसोर्स से, अगर आप समझ गए तो फॉर श्योर कह सकते हैं कि यहाँ भी आपको बेनिफिट मिलेगा एज एन एम्प्लॉय भी। तो इंट्रोडक्शन आई गेस बहुत सारा हो गया ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। तो मैं कह सकता हूँ ये वो ब्रांच है, आई रिपीट, ये वो ब्रांच है कि मैनेजमेंट का जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनको मैनेज से काम करता है, उनके स्किल्स को मैनेज करने का काम करता है, उनका जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको इस्टेब्लिश बनाए रखने में काम करता है। तो अगर मैं इसी बेस पर आगे चलूँ, जो टॉपिक हमारा आज का है जो हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, वो हमारा होने वाला है व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, दो हम टॉपिक कवर करेंगे इस पूरी वीडियो में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और का डेफिनेशन या मीनिंग फॉर एग्जांपल क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये जो हमारा सेक्शन है वो क्या करता है।
सो इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग ऑनलाइन हैं थोड़ा सा तो स्क्रीनशॉट ले ले थोड़ा सा वीडियो का मेरा, ठीक है, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करके मैं अपने स्टेटस में डालूंगा, ठीक है। सो जैसे भी जो भी लगे सेक्शन एक दो ले ले, ज़्यादा नहीं, मुझे फिर भेज दे, फिर उसको मैं अपने स्टेटस में डाल के थोड़ा सा पब्लिसिटी गेन कर लूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। टॉपिक हमारा है क्या, तो मैं फर्स्ट टॉपिक अगर मैं देखूँ इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेशन ही वो पार्ट हमारे पूरे डिस्कशन का है जो हमें समझाता है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है किस बारे में, या फिर मैं कहूँ कि डायमेंशन ऑफ थॉट के बारे में अगर बताऊँ तो ये हमारा डेफिनेशन ही है किसी भी टॉपिक का, जो समझाता है कि हमें जो हम देने वाले हैं, जो समझ टॉपिक पढ़ने वाले वो है क्या आखिर में। तो मैं बताऊँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हमारे शॉर्ट में HRM बोलेंगे अब से। सो HRM इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये कुछ मैनेजमेंट से अलग नहीं है बल्कि एक पार्ट है मैनेजमेंट का। जैसे मैंने पहले कहा ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग में सब एक दुनिया के पार्ट है। मैनेजमेंट एक दुनिया है और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, ये सभी मैनेजमेंट जो है ये उस दुनिया के हिस्से ही हैं एक ना एक, ठीक है। सो मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसका काम क्या है, जो मैनेज करता है पीपल एट वर्क, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं पीपल एट वर्क, उनका रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि रिलेशन कैसा रिलेशन होता है, क्या रिलेशन यहाँ पे होता है, तो एक बात को समझिएगा इस चीज़ से लेके कि फॉर एग्जांपल जो भी हमारे होते हैं एम्प्लॉयज़, वो जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उस अपने एम्प्लॉय से, उसे अपने इनपुट ह्यूमन रिसोर्स से सबसे मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए। उसे हर वक्त मोटिवेट करना पड़ेगा, हर वक्त इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो जो ह्यूमन रिसोर्स है हर जब भी वो ऑफिस में आएगा अच्छे से काम करेगा। तो इसे कहते हैं ह्यूमन का यानी कि पीपल एट वर्क यानी कि एम्प्लॉय का रिलेशन उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ध्यान दीजिएगा कैसा है। अब मैं फॉर एग्जांपल में समझाऊँ कि आपके फैमिली में कोई आपका भाई हो सकता है, मैं फैमिली पे नहीं जाऊँगा, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों पे लेके चलते हैं। तो हमारे जैसे कि मैं हूँ, हमारे दो फ्रेंड का एग्जाम्पल ले चलते हैं, फ्रेंड A मेरा और फ्रेंड B फॉर एग्जाम्पल। तो अगर फ्रेंड A से मेरा रिलेशन अच्छा है, ठीक है, और कल को जो मेरा फ्रेंड A है मुझे कोई काम बोलेगा जिससे मुझे दिक्कत भी क्यों ना हो, लेकिन रिलेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो शायद मैं वो काम कर जाऊँगा। लेकिन जो मेरा फ्रेंड B है, अगर वो मेरा फ्रेंड है उससे रिलेशन उतना अच्छा नहीं है या उससे रिलेशन अच्छा नहीं, फॉर एग्जाम्पल वो मुझे कोई आसान काम भी बोलेगा तो क्या मैं करूँगा, तो शायद हमारा आंसर होगा कर देंगे या फिर ना, ज़्यादातर नहीं करते हैं। तो आप सोचिए कि यही रिलेशन एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर या कह सकते हैं एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होना चाहिए। यह रिलेशन हेल्दी होना चाहिए। तो हालांकि आप लोग को नहीं पता, आपने कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया, जितने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक डिपार्टमेंट सेपरेट बनाते हैं अपना HR के लिए, जिनका काम होता है यही इस रिलेशन को मैनेज करना, इस रिलेशन को हेल्दी बनाए रखना एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ठीक है, जब भी एम्प्लॉय को माय मिस्टेक ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़े उस एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय अपने मन से, ध्यान दीजिएगा, खाली फिजिकल एनर्जी से नहीं बल्कि अपने विल पावर से, मन से उस काम के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और तभी कह सकते हैं उसका फुल हमें मिल रहा है एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो किसी भी पढ़े लिखे इंसान को पता है कि जो बंदा हमारे लिए काम करे, अगर मन से काम नहीं करेगा तो कभी वो काम अच्छे से नहीं होगा। तो इस चलते क्या है कि जो भी कंपनियां हैं, जो भी MNCs है, जो भी मैनेजमेंट जानता है कि इस रिलेशन को इस्टेब्लिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी का मैनेज करना काम जो है, क्या किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। तो पहला डेफिनेशन हो गया। और कभी भी डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप दो डेफिनेशन आराम से लिखिए, दो लाइन लिखिएगा ज़रूर। आगे भी मैं लाइन है कि HRM इज ऑल्सो प्रोसेस, फिर से यहाँ पे एक वर्ड है कि प्रोसेस। तो समझिएगा यहाँ पे सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है कि मैं उसका हाल चाल पूछ लिया मैनेज हो गया, नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में बात करेंगे उसके बारे में। सो HRM इज ऑल्सो प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स पीपल विथ ऑर्गेनाइजेशन। इसी को कहते हैं मैनेज करना, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी नीड है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं एम्प्लॉय के, वो समझे ऑर्गेनाइजेशन, उनको सॉल्व करें। और जो भी दिक्कतें हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी नीड है, वांट है, डिज़ायर है ऑर्गेनाइजेशन का अपने एम्प्लॉय से, वो एम्प्लॉय समझे। इसी को समझाने को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जब लोग समझ गए तो शायद दोनों एक दूसरे के लिए काम करेंगे और एक दूसरे का ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझ में आ जाए ऑर्गेनाइजेशन को कि एम्प्लॉय को सैलरी अच्छा चाहिए, सेफ्टी चाहिए, एक अच्छा वर्क कल्चर चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया, तो ऑब्जेक्टिव किसका पूरा हुआ, एम्प्लॉय का, उसे हर चीज़ मिल गया। अब अगर बात करूं, अगर एम्प्लॉय समझ जाए कि ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए, स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए,
इसकी इसे प्रॉफिट हाई चाहिए तो मैं काम अच्छे से करूं। जब उसने काम किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। तो ये काम कौन करेगा? दो लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय। डिस्प्यूट्स हमेशा आते रहते हैं, तो इसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट बना दिया, जैसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये लिखा है कि कोऑर्डिनेट्स पीपल विद ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स बोथ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ईच अदर्स गोल्स, जो मैंने बताया अभी लास्ट में। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ तक। तो क्योंकि हम डेफिनेशन अभी कवर किया, तो एक बार जरा मैं रिप्लाई लूँगा सबसे चैट ऑप्शन में कि क्या सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक डेफिनेशन। तो मैं कुछ अगर चाहो तो कुछ क्लास मतलब एक्टिविटी चेंज कर दूँ। आई होप समझ में आ रहा होगा। बस मुझे एक यस या नो मुझे रिप्लाई कर दे ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ थोड़ा सा। थोड़ा फास्ट कर दीजिएगा तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। ओके कोई नहीं, चलते हैं फास्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये चीज़ हुआ। अब इसके बाद अगर बात करूँ जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारा क्या क्या है। माई मिस्टेक, HRM जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा क्या क्या है। तो मैंने क्या कि यहाँ पर जो मैंने 10 ऑब्जेक्टिव्स 10 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखते हैं फीचर्स जो HRM को स्पेशल बनाता है, या जो HRM को अलग डिपार्टमेंट से मैनेजमेंट के अलग बनाता है या फिर स्पेशल बनाता है कह सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ पहले वाले फीचर के बारे में मैं डिस्कस करूँगा बिकॉज स्लाइड्स अभी आगे हैं। सो अगर पहला बात करूँ तो मैनेजमेंट HRM जो हमारा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव फंक्शन है। तो वहाँ डिस्कस करता हूँ कॉम्प्रहेंसिव फंक्शन क्या होता है वन बाय वन। तो मैं जस्ट इन शॉर्ट में बता दूँ, रीड कर लूँ कि जैसे हमारे फीचर्स है क्या क्या, ठीक है। तो अगर देखो पहला फीचर हमारा जो है HRM का वो हमारा कॉम्प्रहेंसिव फंक्शन। सेकेंड हमारा पीपल या ह्यूमन ओरिएंटेड फंक्शन, एक्शन ओरिएंटेड फंक्शन, इंडिविजुअल ओरिएंटेड फंक्शन, डेवलपमेंट ओरिएंटेड फंक्शन, परवेसिव फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, साइंस एज वेल एज आर्ट, इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इधर से हमारे फंक्शन फीचर्स हमारे हैं। किसी भी HRM के हमारे 10 फीचर्स हमारे हो गए जो HRM को डिफरेंट बनाते हैं बाकी अदर फील्ड्स ऑफ मैनेजमेंट के, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो सेल्स चाहे मार्केटिंग क्यों ना हो, उनमें ये चीज़ नहीं मिलेगा जो हमें मिलेगा HRM वाली चीज़ में। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते टॉपिक कवर करते वन बाय वन। तो बात करूँ मैं पहले वाले फीचर्स के बारे में HRM का, तो मुझे मिलता है कि HRM इज कंसर्न विथ मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एट वर्क। ध्यान दीजिएगा। सो अगर मैं बात करूँ नाम से क्लियर है ह्यूमन रिसोर्स, मैं बार बता रहा हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के हमारे रिसोर्स होते हैं, एक्टिव रिसोर्स और हमारे पैसिव रिसोर्स। तो पैसिव रिसोर्स का बात अभी कोई मैं नहीं करूँगा। जो हमारे एक्टिव रिसोर्स है हमारे ह्यूमन रिसोर्स, सिर्फ उनका ही मैनेजमेंट जो है करना है सिर्फ HR वालों को, जैसे कहते हैं अ कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन या फिर ह्यूमन कह सकते हैं ओरिएंटेड। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोला जा रहा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं लेवल्स के बारे में बात करूँ कि जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कौन कौन से लेवल पर वर्क करते हैं, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा मुझे चार लेवल मिलेंगे। एक मुझे मिलेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक मुझे मिलेगा मिड लेवल मैनेजमेंट, एक मुझे मिलेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट, एक मुझे मिलेंगे वर्कर कह सकते हैं। चलिए, सो ह्यूमन रिसोर्स क्या हम सिर्फ लोअर क्लास को बोलेंगे? कभी नहीं। हम सिर्फ लेबर को बोलेंगे? कभी नहीं। हम सिर्फ मिडिल को बोलेंगे? नहीं। हम सिर्फ टॉप को बोलेंगे? नहीं। बल्कि हम चारों ग्रुप को मिलाकर बोलेंगे ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। तो अगर किसी भी डिपार्टमेंट को इन चारों लेवल को संभालना है, इन चारों लेवल को मैनेज करना है, तो क्या वो टास्क कॉम्प्रहेंसिव या बड़ा टास्क नहीं होगा? तो जो मान के चलते हैं मिस्टर ए है, वो एक HR है किसी कंपनी का, मतलब ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल फॉर एग्जांपल, उसे उसके लेवल अकॉर्डिंगली टॉप को भी मैनेज करना है, मिड लेवल मैनेजर्स को भी मैनेज करना है, थर्ड लोअर लेवल और एम्प्लॉय वेजेस और कह सकते हैं लेबर वगैरह को भी। तो क्योंकि इसमें सभी लेवल्स इन्वॉल्व हैं, तो एक इतना बड़ा टास्क बनता है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव टास्क बनता है, इतनी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है कि जो हमारा है बन जाता है कॉम्प्रिहेंसिव टास्क HRM के फंक्शन फॉर एग्जांपल। इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी HRM का जो काम होता है वो तीनों तरह लेवल के लोगों को संभालना है, तीनों लोगों को मैनेज करना है। तो मैनेज करते हुए उसे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें करनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि जो मैनेजमेंट हमारा है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टास्क हमारा है या फिर कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है इसका। तो मैं जैसा कि मैंने लिखा है बोर्ड पर, वो हमारा है HRM इज कंसर्न विथ मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एट वर्क इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी लेवल का हो,
मैनेज करना काम HRM का ही उसका है। इट मैनेजेस एंड इज बीइंग अप्लाइड टू वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स, चाहे वो मिड लेवल का हो, चाहे टॉप लेवल का, चाहे हमें लेवल का मैनेजमेंट क्यों ना हो, सभी के लिए मैनेजमेंट जो HR डिपार्टमेंट है वो सभी के लिए काम करेगा। ठीक है, वो किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं, वो सब डिपार्टमेंट कह रहा हूँ। इवन कि HRM मुझे लग रहा है कि एक डिपार्टमेंट है, लेकिन HRM का जो काम है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी है, वहाँ भी लोग काम करते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट का भी है, लोग वहाँ भी काम करते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो वहाँ पे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो HRM काम हर डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है, जैसे कि फाइनेंस वाला बंदा सिर्फ फाइनेंस काम ही करेगा, वो सेल्स में नहीं घुसेगा। लेकिन जो HRM का जो काम होता है कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए है कि वो हर एक डिपार्टमेंट हर एक लेवल पर उसको काम करना पड़ता है, बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट में हर एक लेवल पर ह्यूमन्स इन्वॉल्व हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर होता है पीपल ओरिएंटेड या ह्यूमन ओरिएंटेड फंक्शन हमारा। तो जो HRM हमारा होता है वो पीपल ओरिएंटेड है या ह्यूमन ओरिएंटेड है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कहा था कि मैनेजमेंट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल ओरिएंटेड है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में गोल नहीं होता तो शायद मैनेजमेंट नहीं होता। ठीक इस तरीके से अगर ह्यूमन्स ही नहीं होते तो शायद HRM भी नहीं होता। हालांकि ऐसा मतलब नहीं है कि ह्यूमन्स ना होते कुछ काम होते, काम होता भी नहीं। तो यहाँ पर बात है ह्यूमन ओरिएंटेड या क्या बोलते हैं पीपल ओरिएंटेड। मतलब भी क्या है कि पीपल है, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, कन्फ्यूजन तो होगा, डिमांड या नीड आएगा टाइम टू टाइम। तो उनकी दिक्कतों को सॉल्व करना, उनकी कन्फ्यूजन को दूर करना, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनके जो रिलेशन टाइम में जो खराब अच्छे होते रहते हैं उनको मैनेज करना काम है HRM का। तो एक HR डिपार्टमेंट का काम जो होता है ह्यूमन से स्टार्ट होता है और ह्यूमन पे ही आगे खत्म हो जाता है, इसलिए कैसे कहते हैं ह्यूमन। इनका सभी फंक्शन जो होता है वो ह्यूमन्स के ही ह्यूमन से डायरेक्टली कनेक्टेड हमारा होता है, इसलिए ये ह्यूमन ओरिएंटेड हमारा। तो प्रैक्टिस में क्या लिखा है कि HRM इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द बेस्ट फिट रिलेशन फॉर एग्जाम्पल बिटवीन इंडिविजुअल्स, जॉब, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। मतलब इनके बीच का जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो हमें फिट वो HR वालों को फॉर एग्जाम्पल इस्टेब्लिश करना है। फॉर एग्जाम्पल एक जॉब के लिए कौन सा राइट बंदा होगा वो किस डिपार्टमेंट से आएगा पता नहीं होता है। मान के चलिए हमारे कंट्री में, मैं फिर से बोल दूँ, जो HRM है वो ऑल परवेसिव है। क्यों मैं वहाँ चलाऊँगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल चाहे गवर्नमेंट हो वहाँ भी HRM चाहिए, वहाँ भी लोग काम करते हैं। या मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट कंपनी बात करूँ, वहाँ भी लोग काम करते हैं, वहाँ भी HRM चाहिए। तो गवर्नमेंट का अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पर, तो गवर्नमेंट को अपने किसी सेंट्रल एजेंसी में किसी पुलिस का रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए CBI में उनको चाहिए ऑनेस्ट ऑफिसर। तो देखना पड़ेगा ना कि इस जॉब के लिए पूरे कंट्री में से किस पुलिस फोर्स से कौन सा अच्छा बंदा उसको निकालना पड़ेगा। सेम यहाँ पर तो राइट जॉब के लिए कौन सा इंसान जो है या फिर कौन सा एम्प्लॉय जो है हमारा राइट होगा, ये हमको चेक करना है। वो किसको चेक करना है? HRM को चेक करना है। तो एक बेस्ट फिट रिलेशन स्टैब्लिश करना है किसी से बीच में, जॉब के बीच में, पीपल के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में, जहाँ पर ये काम हमारा हो रहा है। अगर मैं आगे पढ़ूँ तो HRM कंसीडर्स एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप। इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल कंसीडर करना या ग्रुप कंसीडर मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी चीज़ों को इंडिविजुअली कंसीडर करते हैं उसका मतलब भी क्या होता है कि हम एक सिंगल लोगों पर फोकस कर रहे हैं, एक सिंगल लोगों की दिक्कतों पर फोकस कर रहे हैं और सिंगल लोगों को की दिक्कतों को सॉल्व भी कर रहा है। हमारे कंपनी में अगर 5 एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल, तो मिस्टर बजाज, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, इन 5 की दिक्कतों को हम सिंगल एड्रेस कर रहे हैं और सिंगल हम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब बात होता है कि एज अ ग्रुप बात होता है तो हम 5 को एज अ ग्रुप मानते हैं और ग्रुप की दिक्कतें भी सॉल्व करते हैं। तो मतलब HRM का दिक्कत जो है, HRM जो काम है वो किसी भी एम्प्लॉय के इंडिविजुअल दिक्कतों को भी सॉल्व करना है और अगर वो एक ग्रुप है, वो एक टीम है, टीम का दिक्कत क्या होगा उसको भी सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल कभी भी एक इंडिविजुअल का दिक्कत टीम का दिक्कत नहीं हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी की टीम का दिक्कत जो है, जो प्रॉब्लम्स है, वो किसी भी इंडिविजुअल का दिक्कत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 एम्प्लॉय हैं, 5 में से एक एम्प्लॉय को पैसे से मतलब नहीं है, उसको बस जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए। वही जो बाकी जो 4 लोग हैं उनका जो नीड है, उनका जो रिक्वायरमेंट है कंपनी से, वो है फेयर रेम्यूनरेशन या पैसे या सैलरी, फॉर एग्जांपल हाई सैलरी। तो HRM क्या करेगी? सिंगल दिक्कतों को भी दूर करेगी, उनका फॉर एग्जांपल सेफ्टी कंसर्न भी दूर करेगी और जो दिक्कत है ग्रुप का कि हाई सैलरी, उन दिक्कतों को भी एड्रेस करेगी। तो मतलब ये होता है कि जो इट कंसिडर्स एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल एज वेल एज अ ग्रुप। होप समझ में आ रहा हो? जब ग्रुप हम लोग सॉल्व करते हैं तो पूरे बड़े दिक्कतें हमारी होती हैं और इंडिविजुअल। अगर मैं बताऊं किसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैं यहाँ पर रेफरेंस दे सकता हूँ
कि माइक्रो इकोनॉमिक जो इंडिविजुअल सिंगल यूनिट्स के बारे में सोचती है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है एक बड़े यूनिट्स के बारे में सोचती है, ठीक एचआरएम भी है, वो दोनों सोचती है। किसी एक एम्प्लॉय को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए और किसी डिपार्टमेंट को पूरा दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ूँ मैं। सो इट एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन बोथ द पार्टीज गोल। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की दिक्कत को भी सॉल्व करना है, एम्प्लॉय की दिक्कत को भी सॉल्व करना है क्योंकि दोनों ही अपने गोल अचीव कर सकें। तो अगर मैं अगले फीचर के बारे में पढ़ूँ तो मुझे फीचर दिया है, ये हमारा एक्शन ओरिएंटेड फंक्शन फॉर एग्जांपल। तो जो भी रोल है, जो भी एक्टिविटीज़ है एचआरएम डिपार्टमेंट की, वो सभी हमारा एक्शन ओरिएंटेड है। इसका मतलब ही क्या, एक तो बस प्लानिंग कर लो, दिक्कतें सुन लो, काम हो गया। एक है कि फॉर एग्जांपल कहते हैं कि दिक्कतें सुन लो, प्रॉब्लम्स सुन लो, और वो प्रॉब्लम्स के बेस पर एक रिपोर्ट बनाकर किसी थर्ड पार्टी को दो, वो काम करेगा उसके ऊपर, वो दिक्कत सॉल्व। लेकिन एचआरएम ऐसा नहीं है, वो खुद दिक्कतों को स्टडी भी करता है, दिक्कतों को रिकॉर्ड भी करता है प्रॉब्लम्स को, और उन प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना उसे ही होता है। तो यहाँ पर सिर्फ पेपर वर्क नहीं है कि बस रिकॉर्ड बना लिया, पेपर फाइलिंग कर लिए, बस काम खत्म, मेरे ये काम कोई और करेगा, ऐसा नहीं है। जो एचआर डिपार्टमेंट है या फिर जो एचआर पर्सनल्स है, इन दिक्कतों को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी काम करना उसी का है। इसलिए कहते हैं कि एक्शन ओरिएंटेड, कि जो भी काम होगा, जो भी एक्शन है, वो एचआर डिपार्टमेंट ही परफॉर्म करेगा, उसके लिए कोई और डिपार्टमेंट नहीं होने वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एचआरएम इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग और प्रोसीजर एक्सेट्रा, कि खाली प्रोसीजर कर लिए, दिक्कतों को रिकॉर्ड कर लिए, काम खत्म हो गया, कभी नहीं। बल्कि उन दिक्कतों को सॉल्व भी यही लोग करेंगे, एचआर वाले ही करेंगे। रादर इट इज़ अ फोकस्ड ऑन एक्शन, ठीक है, कि सोल्यूशन निकालना है, दिक्कतें हैं, सोल्यूशन निकालना है। So it focuses on solution of human resource problem in order to achieve organizational as well as employees personal goals। ध्यान दीजिएगा। तो जो एचआरएम इसका एक बेसिक चीज़ मानना है, ये एक बेसिक अजम्पशन लेके चलता है। फॉर एग्जांपल कि जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी लोग होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सिंगल एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय क्यों ना हो, अगर वो दिक्कतों में फंसा रहेगा या उसमें कुछ दिक्कतें होंगी, उसमें कुछ दिक्कतें रहेंगी फॉर एग्जांपल, तो कभी भी वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाएगा अपने गोल्स को अचीव करने में। लेकिन अगर उसे प्रॉब्लम्स को जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए, अगर उसे सॉल्व कर दिया जाए, पूरा फोकस लगेगा फॉर एग्जांपल अपने एफिशिएंसी को अचीव करने में, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। यहाँ पे सेम चीज़ है कि जो भी एक्शन ओरिएंटेशन की यहाँ बात हो रहा है, यहाँ पे मान के चलना यही चीज़ है कि जो भी हमारा एचआर डिपार्टमेंट है, वो अपने फंक्शन से, अपने थ्योरी से फॉर एग्जांपल यही काम करेगा कि दिक्कतें सॉल्व कर दे, सिर्फ दिक्कतों के बारे में बात करके नहीं, दिक्कतों को रिकॉर्ड करके नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज़ हैं एम्प्लॉय के लेवल पर, ग्रुप लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, या पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर फॉर एग्जांपल उन दिक्कतों को सॉल्व करे, एक्शन ले, उस पर स्टेप्स ले, बस बात के छोड़ना थे। जैसे कहते हैं कि जो भी फंक्शन से, जितने भी फंक्शन से एचआरएम के, वो सभी एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। अब अगर मैं से आगे बढ़ूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे अगला जो फीचर मिलता है वो हमारा इंडिविजुअल ओरिएंटेड फंक्शन। हम पहले पढ़ चुके हैं, एक लाइन था पहले कि इट ट्रीट्स एम्प्लॉयज़ एज एन इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप। सेम चीज़ यहाँ मिलने वाला है कि हर एक सिंगल एम्प्लॉय को दिक्कत, मतलब हमारे का ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 10,000 एम्प्लॉय के सिंगल दिक्कतों को भी सॉल्व करना है। यानी कि बस पूरे ग्रुप को दिक्कत सॉल्व किया, काम खत्म, बल्कि हर एक एम्प्लॉय को हमें बहुत ही माइक्रो लेवल पर स्टडी करना पड़ता है एचआर के बेस पर कि किसी एक एम्प्लॉय को भी क्या दिक्कत आ रहा है, फिर क्या दिक्कत आ सकता है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, अंडर एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज आर एनालाइज्ड एंड इवैल्यूएटेड इंडिविजुअली। कितना मुश्किल काम है, 10,000 लोग अगर काम करें, 5,000 लोग भी काम करें किसी बिजनेस से, बड़ा बिजनेस मान लीजिए, टाटा कंपनी ही मान के चलिए, तो इन सभी को इंडिविजुअली हम लोग को एनालाइज करना है, सोचना है कि इनकी दिक्कतें तो नहीं है, इनसे बात करना है, प्रॉब्लम जाना है। कोई जॉब अगर छोड़ के जा रहा है, क्यों जॉब छोड़ के जा रहा है, कोई अगर आउटपुट नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत अपना लिख के दे रहा है मैनेजमेंट को, क्या इससे इश्यूज़ हो रहा है, इन सभी का ब्यौरा जो होगा एचआरएम ही करेगा। तो इंडिविजुअल लेवल पर ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन एचआरएम ही जो इंडिविजुअल लेवल पर काम करती है। So employees are considered and managed individually so as to provide services or to facilitate to help his or her satisfaction and growth। जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे काम करने वाले के दिक्कतों को सॉल्व नहीं करेगा, यहाँ हम लोग पर्सनल दिक्कत बात नहीं कर रहे हैं, किसी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, किसी का फ़ोन नहीं लग रहा है, किसी की बेबी खाना अच्छा नहीं बना रही है, ये सब दिक्कतें नहीं, बल्कि और दिक्कतें, जो सभी दिक्कतें जो उसको काम करने में हैम्पर करे, जिसके कारण कंपनी हैम्पर है, वो सभी दिक्कतें, ठीक है, उनको सॉल्व करना है।
उनको उनको सॉल्व करता है कि वो जहाँ पे भी काम करे पूरा सेटिस्फाई हो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं जो हमारा HRM है वो हमारा है और इंडिविजुअल ओरिएंटेड, फॉर एग्जाम्पल। अब अगर मैं अगले फीचर की तरफ बढ़ूँ तो वो मुझे मिलता है डेवलपमेंट ओरिएंटेड फंक्शन। अब तक तो मैं खाली बात करते प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन अब क्या कि जो हमारे कंपनी में जो हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो हमारे ह्यूमन सोर्स हमारे हैं, क्या वो डेवलप करना हमारा जॉब नहीं है? जिस स्किल्स पे वो कंपनी ज्वाइन किए थे उस स्किल को और डेवलप करना हमारा काम नहीं है? यस, हमारा काम है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ समझती हैं कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारा खुद का रिसोर्स है, ऐसा नहीं कि वो साल भर काम करके भाग जाएगा, उस मोटिव से वो नहीं हायर करती हैं, बल्कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, उनका लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट भी कंपनी इंश्योर करती है। कंपनी को ट्रेनिंग में भेजती है, कंपनी अपने खर्च पे कभी कभी उनको नए नए स्किल्स सिखाती है, नए नए जगह पर ट्रेन करती है। तो ये जानते कि अगर ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा तो हमें ही बेनिफिट देगा। तो इसे कहते हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड फंक्शन, कि जो भी चीज़ें हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को डेवलप करने में काम आएंगी, वो सभी हमारे यहाँ पे आएंगी HRM वाली चीज़ें में। इसलिए कहा गया है कि जो HRM इज ऑलवेज फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि वो तो काम कर रहे हैं, मुझे भी आउटपुट बना के दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि उनके स्किल्स को, उनके टैलेंट को और इन्हांस किया जाए और बढ़ाया जाए, इसी के डेवलपमेंट। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी में बात करूँ, स्मॉल नहीं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग में रेगुलर भेजती रहती है ताकि उनके स्किल्स, उनके टैलेंट में डेवलपमेंट हो सके, सो दैट दे गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर वर्क। कैसे मिलेगा? अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉइज और स्किल्ड हो गया पहले से, सैलरी बढ़ेगी उसकी, उसके पोस्ट बढ़ेंगे, रेजिग्नेशन बढ़ेगा, और ये सब बढ़ेगा तो उसे खुशी होगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, उससे पैसा मिलेंगे, एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें फॉर श्योर उसे क्या करेंगी, हेल्प करने में मदद करेंगी। इसलिए ना मैं कहता हूँ कोई भी एम्प्लॉय क्यों ना हो, कोई भी जो भी जॉब करते हैं फॉर एग्जांपल, सबको कोशिश करना चाहिए अपने डेवलपमेंट लाने का। आप अगर डेवलपमेंट लाओगे, इंक्रीज लाओगे, तो अब आपका आउटपुट बढ़ेगा, तब सैलरी बढ़ेगी। कुछ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा करते ही नहीं, तो वो वहीं के वहीं स्लो, उनका ग्रोथ स्लो होता है। और जो अपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लाते हैं, डेवलपमेंट लाते हैं फॉर एग्जांपल, वो आगे बढ़ते हैं, उनको उनसे मिलता है मैक्सिमम जॉब सेटिस्फैक्शन, इसी को हम बोलते हैं। आगे लिखा है कि एंड ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशन आल्सो गेट्स मैक्सिमम एफर्ट टू मैक्सिमम एफर्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय। यहाँ टाइपिंग एरर है शायद, हाँ, आल्सो गेट्स मैक्सिमम एफर्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं। ठीक है, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। हमारे लोग ट्रेंड हो गए, हमारे लोग अब स्किल्ड हो गए, ये हमारे लिए काम करेंगे और काम करने स्टार्ट हो, अच्छा काम की सैलरी बढ़ेगा, वो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है वो भी मेक श्योर करना काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कोई और डिपार्टमेंट नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे मिलता है परवेसिव फंक्शन। तो मैंने पहले कहा कि कोई जिस तरीके से मैनेजमेंट हमने अगले समझा था कॉमर्स वाले क्लास में, कि जो मैनेजमेंट हमारा होता है वो होता है ऑल परवेसिव। कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, स्मॉल हो, बड़ा हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सब जगह मैनेजमेंट चाहिए। ठीक इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, सब जगह तो ह्यूमंस काम करेंगे ही ना, यहाँ पर तो ह्यूमंस हमारा होगा ही, तो वहाँ पर जो नीड है HRM का फॉर श्योर होगा। चाहे मेरा किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हो, किसी भी स्केल पे काम करता हो, किसी मोटिव से काम करता हो, किसी भी ऑब्जेक्टिव से काम करता हो, अगर वहाँ पे ह्यूमंस है तो वहाँ पे HRM काम या नीड होगा फॉर श्योर। तो अब अगर मैं आगे चलूँ, बात करूँ जो लिखा है यहाँ पर कि HRM इज परवेसिव एंड इनहेरेंट। परवेसिव मतलब पता ही है कि सब जगह मिलना, सब जगह होना, इसका नीड हर जगह रेलिवेंट होना, एंड इनहेरेंट होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर वो चीज़ है, ह्यूमंस है, तो हो HRM का नीड होगा ही। बेसिक फैक्ट है चीज़ इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इट इज़ नॉट कन्फाइंड जस्ट विद इंडस्ट्री और प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, कि हाँ कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तभी अपने यहाँ पे HRM एम्प्लॉय करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। ह्यूमंस है तो एम्प्लॉय करना ही पड़ेगा उनको, और अगर एम्प्लॉय करेंगे तो इससे मिलेगा बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को। अगर मैं आगे बात करूँ, बट ऑल्सो विद द गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो वेल्थ गैदर करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि सोसाइटी को सर्व करने के लिए काम करे, वहाँ भी HRM चाहिए, बिकॉज वहाँ भी ह्यूमंस हैं। आगे बात करूँ, so HRM is not just a name of separate department, but it is an organization. It is a responsibility of each and every manager. HRM may be concluded as a staff function but aligned responsibility. Staff function क्या कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टीम लीडर हूँ, मैं एक डिपार्टमेंट हेड हूँ, तो मैं डिपार्टमेंट के अंदर 5 लोग काम करेंगे,
जितना मेरे से बलबूते बने मैं उनको मैनेज करूँ, ठीक है। तो ये हर एम्प्लॉय का बेनिफिट काम होता है कि वो अपने को भी मैनेज करे, अगर वो किसी टीम का पार्ट है तो उसे भी मैनेज करे, अगर किसी टीम का हेड है तो वो भी मैनेज करे, ठीक है, अपने अपने लेवल पर। लेकिन अल्टीमेट जो एचआर डिपार्टमेंट है उसका काम तो है ही, ठीक है, ये हमारा होता है। सो ये परवेसिव फंक्शन है, किसी भी नेचर किसी भी इंडस्ट्री में कॉमन हमें मिलेगा। अगर मैं अब अगले फीचर के बारे में चलूँ एचआरएम का, तो मुझे मिलता है कंटिन्यूस फंक्शन। ये सिंपल सा चीज़ है, ह्यूमंस काम कर रहे हैं, ह्यूमंस कंटिन्यू काम करते रहेंगे, कंटिन्यूस उनके नीड, कंटिन्यूस उनके प्रॉब्लम्स, कंटिन्यूस उनके इश्यूज आते ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमने बस एक महीने में इसका इश्यू सॉल्व हो गया और अगले 2 महीने तक इश्यूज आए नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि हर दिन हर पीरियड में ये काम करते ही रहते हैं। कौन सा? हमारे एचआर डिपार्टमेंट। इनका काम कभी ख़त्म नहीं होता। क्यों? जो ह्यूमंस का जो रिलेशन है ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो हमेशा बनाए रखना पड़ता है। तो एक कंटिन्यूस फंक्शन की दिक्कतें कन्फ्यूजन्स आते ही रहती हैं यहाँ पर। तो अगर मैं आगे बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल में लिखा है कि HRM इज़ नॉट वन शॉट फंक्शन, कि एक बार बस मैनेज कर दिया, एक बार समझा दिया मैंने एम्प्लॉय को, एक बार उसकी दिक्कतों को मैंने सॉल्व कर लिया, मेरा काम खत्म। नहीं, अगर उसका काम खत्म हो भी जाएगा दिक्कतें, तो किसी और की होंगी, उसका खत्म तो किसी और का होगा। जितने एम्प्लॉय सबका 1 by 1 हो सकता है, या एक ही इंसान के बार बार हो सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है HRM का वो ऑल परवेसिव हमारा है। रेदर इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रैक्टिस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। HRM requires a constant alertness and awareness of human relation and there is importance in everyday's operation। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्यों बोला है कंटिन्यूस अलर्टनेस एंड अवेयरनेस, क्योंकि जो HRM के जो बंदे होते हैं, जो मैनेजर्स यहाँ एम्प्लॉय होते हैं HR डिपार्टमेंट में, उनको क्लोज वॉच रखना है कि क्या कोई ऐसा है एम्प्लॉय जो मुझे भले ही ना बोल रहा हूँ, दिक्कतों से आ रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल जिसके कारण जो कंपनी को आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका रिलेशन बिगड़ रहा है, कोई और देख नहीं पा रहा, लेकिन ये इनका देखना इनका काम है। तो एक कंटिन्यूस अलर्ट रहेंगे कि जहाँ भी इन्हें दिक्कत लगा कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है कहीं इनको दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ पे ये आएंगे, अपना रोल परफॉर्म करेंगे और उस रोल के अकॉर्डिंगली ये दिक्कतों को, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसलिए कहते हैं नेवर एंडिंग, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन करते रहना चाहिए, करते रहना पड़ेगा इनको। अब अगर मैं आगे बात करूँ अगले फंक्शन के बारे में, तो मुझे यहाँ पे जो मिलता है इसका जो है वो मुझे मिलता है इंटरडिसिप्लिनरी। एक सेकेंड, हाँ, मुझे अगला जो मुझे फीचर्स मिलता है HRM का, मुझे मिलता है साइंस एज वेल एज आर्ट। जो इस फीचर के बारे में नॉलेज आप गेन कीजिएगा वो मैनेजमेंट से ही गेन कर लीजिए। कि जो मैनेजमेंट हमने पढ़ा है कॉमर्स क्लासेस में, वहाँ भी समझ जाइएगा कि जो HRM है एक मैनेजमेंट का पार्ट ही है। तो मैनेजमेंट खुद अगर एक साइंस और आर्ट है, जो हमारा है HRM, क्योंकि उसका पार्ट होने के नाते ये भी साइंस और आर्ट ही है। यहाँ पर पढ़ने के लिए जो HRM डिपार्टमेंट या जो फील्ड ऑफ स्टडी है, ठीक है, ये सब फील्ड ऑफ स्टडी है, ये मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो यहाँ जो होते हैं पर्सनल जो ट्रेन होते हैं HRM के लिए, उनको क्या होता है कि उन्हें ह्यूमन को कैसे मैनेज करना है, कैसे उनके लिए काम करना है, क्या टूल्स से, क्या प्रिंसिपल से पढ़ने पड़ते हैं। तो ये साइंस हमारा पार्ट हो गया। और इन्हीं टूल्स को जब वो जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, इन टूल्स को यूज़ कर उनको जो एम्प्लॉय और जो ऑर्गेनाइजेशन जो रिलेशन है उसे मैनेज करने में हेल्प मिलता है। तो क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन भी इन्वॉल्व है उन प्रिंसिपल्स का, तो ये आर्ट हो गया। और यहाँ पर प्रिंसिपल या थ्योरेटिकल नॉलेज भी है जो अप्लाइड होते हैं प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स का ही करते हैं, जो प्रिंसिपल्स ये इन पर्टिकुलर फील्ड से हमारी आती है। तो फॉर श्योर एक साइंस भी हमारा है। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे मिलता है इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन। ये भी फीचर जो है कॉमन आप ले लीजिएगा मैनेजमेंट से। इंटरडिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे वो अनुशासन या ओबीडियंस नहीं है, बल्कि यहाँ पे सब्जेक्ट या फील्ड ऑफ स्टडी है। यहाँ पे मैं अगेन बोल रहा हूँ ह्यूमन से इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो ह्यूमन को भी किसी एक स्टडी से, किसी एक मेथड से आप कंट्रोल या उसे आप चेंज या उसे आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। उसके डिफरेंट नीड्स होते हैं, वो सोसाइटी से आता है, उसका एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है फॉर एग्जाम्पल। तो आपको समझना ही पड़ेगा जो ह्यूमन है फॉर एग्जांपल, वो जब काम करता है तो उसे मैनेज करने के लिए हमें नॉलेज, हमें टूल्स, हमें प्रिंसिपल्स अलग अलग फील्ड से गैदर करने पड़ते हैं। ये नहीं कि बस मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, एक स्टडी मैंने पढ़ा, उनको मैनेज करो, कभी नहीं। जो भी थॉट्स, जो भी थियरीज, जो भी प्रिंसिपल्स है HRM की, HRM स्टडी उन फील्ड, उन नॉलेज को अलग अलग फील्ड ऑफ स्टडी से धीरे धीरे गेन करता है, उसको कंबाइन कर एक बेस्ट प्रिंसिपल देता है। जो भी होते हैं मैनेजर, जो भी होते हैं स्कॉलर्स HRM डिपार्टमेंट की, इसलिए कहते हैं इसे इंटर डिसिप्लिनरी या कह सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, जो अपने थॉट्स, अपने प्रिंसिपल और थियोरी को अलग अलग डिसिप्लिन से, अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग स्टडी से
एरिया नॉलेज से गेन करता है। सो HRM draws its knowledge from several disciplines like sociology, anthropology, psychology, economics, etc. In order to manage people, a manager has to have knowledge of each such discipline, ठीक है, ताकि वो थोड़ा थोड़ा पढ़कर थोड़ा सभी नॉलेज को कंबाइन कर कर एक ऐसा प्रिंसिपल बना सके जो बेस्ट यूज हो, ठीक है, जो बेस्ट हो ह्यूमन्स को मैनेज करने के लिए। अब अगर मैं और थोड़ा आगे बढ़ूँ तो मुझे मिलता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सो ये मैनेजमेंट का पार्ट है लेकिन इंटीग्रल पार्ट है, हालांकि सभी पार्ट इंटीग्रल है, प्लानिंग भी इंटीग्रल है, ऑर्गेनाइजिंग भी इंटीग्रल है, स्टाफिंग तो खुद HRM खुद ही स्टाफिंग ये भी इंटीग्रल है, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। तो ये HRM का मैं फिर से बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग नहीं कह सकते, सभी होते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन सभी में से जो सबसे एक्टिव रोल प्ले करता है या फिर जो ना हो तो बाकी सब फंक्शन निष्क्रिय है, ये सभी फंक्शन क्या बोलते हैं, जो भी फंक्शन को रिलेवेंस ही नहीं बच जाएगा वो कह सकते हैं HRM है। तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ HRM है, इंटीग्रल पार्ट है किसी मैनेजमेंट का, क्योंकि ह्यूमन्स इन्वॉल्व है और बिना ह्यूमन को मैनेज किए, बिना ह्यूमन को एम्प्लॉय किए, बिना ह्यूमन को इंगेज किए जो मैं नॉन ह्यूमन रिसोर्स वो अपने आप कैसे काम करेंगे। तो ये इंटीग्रल पार्ट है किसी भी मैनेजमेंट, किसी भी क्यों कि खुद एक मैनेजमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो बीइंग एज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ हमने पार्ट कवर किया जो कि हमारा HRM का है। सो मैं राहुल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि क्लास हमारे जेवियर स्कूल घमरिया के बिहाफ में था। जो लोग भी इंजॉय करें क्लासेस को फॉर श्योर फीडबैक ज़रूर नोट करें अपना, ताकि हाँ जो भी क्लासेस है इसको और एक्टिव बनाने में और इंटरेक्टिव बनाने में हेल्प मिले हम टीचर्स को, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज बिजनेस स्टडी क्लास था हमारा, आगे जब भी कुछ क्लास नोटिफिकेशन होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है व्हाट्सएप के थ्रू मिलते जाएगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। और हम लोग अगले क्लास में कॉमर्स का, फिर अगले क्लास में बिजनेस स्टडीज़ के अगले टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा घर पे भले ही कोरोना है कुछ भी है, वीडियोस क्लासेस को रेगुलर अटेंड करें, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें, चीज़ों को मेकअप करें, ठीक है। अब वो बोरिंग क्लासेस तो है नहीं कि बस स्क्रीन शेयर कर दिया बुक का और पढ़ाए जा रहे हैं। अब क्लासेस को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना काम आ गया, बिकॉज सेकेंड ईयर चल रहा है हमारा और इस बार बोर्ड चल रहा है हमारा। तो कोशिश मेरी भी रहेगी, कोशिश आपकी भी रहेगी, बस सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा, सब काम अच्छे से होगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जो भी फीडबैक है व्हाट्सएप के थ्रू मुझे दे, ताकि मुझे चले पता कि क्लास कितना इफेक्टिव है, कितना क्लास इफेक्टिव नहीं है और क्या इंप्रूवमेंट आ सकता है इस क्लास में फर्दर फॉर एग्जांपल, ठीक है। बाकी तो मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।